नमस्कार दोस्तों, मैं मौर्य अखिलेश कुमार। उम्मीद करता हूँ सुबह मैंने जो वीडियोज अपलोड किया था उसको आप लोगों ने देखा होगा। जिस विषय पर था वो था मैक्रो एनाटॉमी के ऊपर था। और उस वीडियोज के बाद मैंने उस वीडियो से जो भी प्रश्न बनाया उसको मैंने अपने व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे अपलोड किया। और उम्मीद है कि उस प्रश्न पत्र को, टेस्ट सीरीज को आप लोगों ने सॉल्व किया होगा और उसी टेस्ट सीरीज का मैंने आंसर की इस समय आप लोग को दे रहा हूँ। तो अगर ये प्रयास आप लोग को अच्छा लगता है तो आप लोग से फिर से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अपने फेसबुक, व्हाट्सएप पे और दोस्तों के यहाँ शेयर करें और वीडियोज़ को लाइक करें ताकि ये चैनल ट्रेंड में आए, लोगों तक पहुँचे और उनकी ज़रूरतों को, आवश्यकताओं को पूरा करे। तो आइए चलते हैं, फिर से हम इस आंसर की को देख सॉल्व करते हैं। तो इसमें पहला सवाल है कि एनाटॉमी मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा जाता है। कई लोगों ने इसका रिप्लाई दो प्रकार से दिया है, मैक्रो एनाटॉमी और माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। लेकिन इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन बी, तीन प्रकार के एनाटॉमी में बांटा गया है। जैसे कि बात करें मुख्य तौर पे तो एक होता है मानव एनाटॉमी जिसको हम एनाटॉमी के रूप में जानते हैं। दूसरा होता है जानवरों का एनाटॉमी क्योंकि वो भी जीवित है। तो उस तो जानवरों का जो एनाटॉमी है उसके अध्ययन को हम जूटोमी कहते हैं। और फिर पादप जो होते हैं उनके अंदर भी जीवन होता है, तो उनके जो जिस एनाटॉमी के अंतर्गत अध्ययन करते हैं उसको हम प्लांट एनाटॉमी कहते हैं, जिसको हम फिटोटॉमी के नाम से भी जानते हैं। क्योंकि जो एनाटॉमी शब्द है वो जीवित जीवित चाहे वो व्यक्ति हो, जानवर हो या पादप हो, जिसमें जीवन हो उसी का ही अध्ययन करता है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, तीन प्रकार के एनाटॉमी में बांटा गया है। इसमें दो प्रकार तब आंसर होगा जब उसकी संरचनाओं के बारे में जब अध्ययन करते हैं तब हम वहाँ पे दो प्रकार से आता है। ठीक, तो प्रश्न संख्या अब 2 है, एना का अर्थ क्या होता है। एना शब्द जो है ग्रीक भाषा का शब्द है जो एनाटॉमी का प्रथम शब्द माना। जब एनाटॉमी को हम संधि विच्छेद करते हैं तो एना धन टॉम के रूप में आता है। तो जो एना शब्द होता है, एना का अर्थ होता है ऊपर, यानी हमारे शरीर का जो ऊपरी भाग है, त्वचा हो गया, एपिडर्मिस, डर्मिस। और टॉम का मतलब होता है कटिंग, विच्छेदित करना। तो और ये चीज तब आती है जब व्यक्ति मृत होता है, तब उसके ऊपरी भाग को विच्छेदित करके उसके अंगों का अध्ययन करते हैं। ठीक, जिसको हम कैडावर कहते हैं। तो एना का अर्थ यहाँ पे ऊपर होता है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन है ऊपर है। प्रश्न संख्या 3 है, शरीर रचना को देखने समझने के कितने तरीके हैं। जैसा कि प्रश्न पहला इसका था और अब प्रश्न तीसरा, दोनों में डिफरेंस है। उसमें प्रकार के बारे में बात की थी, इसमें संरचना को समझने की बात कर रहा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, दो प्रकार का होता है। क्योंकि हम शरीर की जो संरचनाएं होती हैं, बहुत सी संरचनाएं हमको आँख से देख कर या उसको छू के समझ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं किस प्रकार की उसकी बनावट है। ठीक, लेकिन कुछ संरचनाएं हैं जैसे ऊतक हो गया, कोशिका हो गया, इनकी संरचनाओं को हम नग्न आंखों से देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। इसके लिए हमें सूक्ष्मदर्शी लेंस या माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए देखने समझने के लिए जो एनाटॉमी होता है दो प्रकार से बांट दिया जाता है, मैक्रो एनाटॉमी और माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। तो यहाँ पे आप तो दो प्रकार की तरीके हो जाते हैं देखने, समझने, अध्ययन करने के लिए। इसीलिए इस प्रश्न का सही उत्तर जो है ऑप्शन दो, ऑप्शन ए, दो है। अब प्रश्न संख्या 4 है, सुपरफिशियल एनाटॉमी अध्ययन किस एनाटॉमी के अंतर्गत करते हैं। सुपरफिशियल मतलब इसके अर्थ से ही समझ में आता है, सुपरफिशियल यानी कि हमारे ऊपरी भाग जिसको हम देख सकते हैं, छू के समझ सकते हैं, उसकी जो संरचना होती है उस तो जैसे कि मेरा हाथ है या नाक है, मुंह है, इसको छू के या देख के हम समझ सकते हैं कि हमारे चेहरे का आकार किस प्रकार का होता है, इसमें मसल्स किस प्रकार से एक दूसरे से लगी हैं। तो इस तो ये हम देख सकते हैं। अर्थात तब हम अगर ऑप्शन की बात करें तो माइक्रोस्कोपिक जो एनाटॉमी होता है, इसमें हम किसी भी संरचना को देखकर, छू के, महसूस करके ही अध्ययन कर सकते हैं। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन होता है ऑप्शन ए, मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी होता है। अगर हम ऑप्शन सी, डी की बात करें तो हिस्टोलॉजी ऊतक विज्ञान, साइटोलॉजी कोशिका विज्ञान।
और माइक्रोस्कोपिक को जो जिसको हम देख कर नहीं बल्कि माइक्रोस्कोप्स या सूक्ष्मदर्शी लेंस के माध्यम से समझते हैं, इसको हम हिस्टोलॉजी एनाटॉमी के नाम से भी माइक्रोस्कोपिक को जानते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी होता है। अब प्रश्न संख्या 5 है, शरीर की जो समस्त तंत्रों का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत करता है। शरीर में कुल मिला के 11 प्रकार के तंत्र होते हैं, जिसमें से 9 तंत्र बृहद होते हैं, बड़े आकार में अध्ययन होता है, और 2 बाकी तंत्र छोटे होते हैं, छोटे आकार में होते हैं। उसको उपतंत्र कहा जाता है। तो इसमें ये इस प्रकार की हैं कि तो जो हमारे बृहद तंत्र होते हैं, जिसको हम बड़ा तंत्र के रूप में देखते हैं, वो होता है हमारा श्वसन तंत्र, कंकाल तंत्र, तंत्रिका तंत्र, पेशीय तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, पाचन तंत्र, ये सब हो जाते हैं। और उपत्वचीय में जैसे उपतंत्र में आते हैं, उपअंग में आते हैं हमारी जो त्वचा, बाल, नाखून से संबंधित तंत्र होते हैं। तो इन सभी तंत्रों को अध्ययन की शाखा के जिसके अंतर्गत करते हैं हम, उन सबको ग्रॉस एनाटॉमी के अंतर्गत करते हैं। क्योंकि जो कैडावर है, कैडावर मृत शरीर का अध्ययन के बारे में अध्ययन होता है। हिस्टोलॉजी हमारे को जो ऊतक हैं उनके बारे में अध्ययन करता है। सिस्टम एनाटॉमी कोई एनाटॉमी नहीं होता है, इसलिए ग्रॉस एनाटॉमी के अंतर्गत ही शरीर के समस्त जो तंत्र हैं, अंग हैं, उनका अध्ययन किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी ग्रॉस एनाटॉमी। अब प्रश्न संख्या 6 है, शरीर में एनाटॉमी में शरीर विच्छेदन का उद्देश्य क्या होता है। यानी कि जब हम शरीर को विच्छेदित करते हैं यानी कटिंग करते हैं, या व्यक्ति जीवित हो या मृत हो, तो किस उद्देश्य से हम करते हैं। तो अब अगर ऑप्शन ए जांच करना की बात करें, तो अगर व्यक्ति मृत है तो जब हम उसकी जांच करते हैं, तो बाह को कटिंग करते हैं, तो उस मृत का कारण क्या होता है, यानी कि व्यक्ति क्यों मरा है उसकी जांच करते हैं। ठीक। और ऑप्शन बी की बात करें तो कारणों का पता लगाने, यानी कि व्यक्ति की जो इंटरनल पार्ट्स होते हैं उसको अध्ययन किया जाता है कि व्यक्ति को चोट लगने के कारण मृत्यु हुई या कोई जहर या पॉइजन खा लेने के कारण मृत्यु हुई, इसके कारणों का पता लगाते हैं। और कैडावर एनालिसिस यानी कि मृत शरीर का हम अध्ययन करते हैं, एनालाइज करते हैं, उसमें क्या विकृतियाँ आई गई, तो इसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो इस तरह से इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, तीनों ऑप्शन सही है, इसलिए ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अब प्रश्न संख्या 7 है, शरीर के जो आंतरिक अंगों की संरचना का अध्ययन किस विधि द्वारा करते हैं। यानी शरीर के जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, अंग हैं, उनकी संरचना का अध्ययन किस प्रकार करते हैं। क्योंकि एक जीवित व्यक्ति के अंगों की जो आंतरिक अंगों, उसको कटिंग के माध्यम से तो देख नहीं सकते, अध्ययन नहीं कर सकते। तब ऑप्शन ए की अगर हम बात करें, एंडोस्कोपी जो होता है, जो हमारे हृदय होता है, हृदय की जो धड़कन होता है उसको मेजर करता है एंडोस्कोपी। जो अब ऑप्शन अगर सी है एंजियोग्राफी, तो जो ऑप्शन ए की पहले इसमें अगर बात करें एंडोस्कोपी की, तो जो एंडोस्कोपी होता है इसके माध्यम से हम जो इंटरनल अंग हैं उसके बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक। तो फिर उसके बाद जो हमारा एंडोस्कोपी होता है, ये एक यंत्र होता है जिसके माध्यम से शरीर के अंदर एक अपारदर्शी कैमरे के माध्यम से, डाई के माध्यम से प्रवेश किया जाता है और उसके अंगों का अध्ययन करता है। ठीक। अब एंजियोग्राफी जो होता है, एंजियोग्राफी के माध्यम से ही शरीर, हृदय जो हमारा होता है, हृदय का अध्ययन यानी उसकी गतियों का अध्ययन किया जाता है। ठीक। उसके साथ ही जो हमारा एक्सरे होता है, वो हमारे जो बोन्स होते हैं उनका उसको स्कैन करता है, जैसे कि विकृति आती है बोन्स में तो उसके कारणों का पता चलता है। लेकिन जो सीटी स्कैन्स होता है, ये एक मशीन होता है जिसके माध्यम से शरीर के अंदर समस्त जो संरचना है उसके बारे में पूरी तरह से पता चलता है, हमें कंप्यूटर स्क्रीन पे इसके माध्यम से दिखता है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर जो है ऑप्शन बी सीटी स्कैन है। प्रश्न संख्या 8 है, अपारदर्शी डाई का प्रयोग किस विधि में करते हैं। अपारदर्शी डाई, तो जब हम बात करेंगे अपारदर्शी डाई का प्रयोग, तो एंजियोग्राफी, एंजियोलॉजी, कार्डियोलॉजी या सभी में। तो कार्डियोलॉजी का मतलब होता है एक सामान्य हृदय है, उसके बारे में अध्ययन करना, उसकी संरचनाओं के बारे में, उसकी गतियों के बारे में अध्ययन करना कार्डियोलॉजी होता है।
लेकिन जब हम एंजियोलॉजी की बात करेंगे तो एंजियोलॉजी जो होता है हृदय के अंदर जो गति होती है उस गतियों का अध्ययन किया जाता है। और ऑप्शन ए जो है एंजियोग्राफी, एंजियोग्राफी, ये इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए एंजियोग्राफी, जिसके माध्यम से एक डाई हृदय के अंदर डाला जाता है और उस हृदय की संरचनाओं या उसके अंदर जो भी धमनियों में समस्याएं आती हैं उसका अध्ययन किया जाता है। उसको हम एंजियोग्राफी कहते हैं, जिसमें एक अपारदर्शी डाई में कैमरा फिट होता है और उसके माध्यम से हम स्क्रीन पे हृदय के अंदर के संरचनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। तो अगर किसी विशिष्ट उद्देश्य से या चिकित्सीय उद्देश्य से जब हम हृदय का अध्ययन करते हैं तो एंजियोग्राफी कहलाता है। और सामान्य स्थिति में अगर हृदय का अध्ययन करते हैं तो कार्डियोलॉजी कहलाता है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होता है ऑप्शन ए एंजियोग्राफी, जिसमें अपारदर्शी डाई का प्रयोग किया जाता है। अब प्रश्न संख्या 9 है, जीवित शरीर का अध्ययन क्या कहलाता है? दो चीजें हैं, जीवित शरीर और मृत शरीर। जब हम मृत शरीर का अध्ययन करते हैं तो मृत शरीर को विच्छेदित करके काट करके करते हैं तो उसको हम कैडावर कहते हैं। मायोलॉजी जो होता है हमारा कोशिका विज्ञान हो जाता है। जब हम एंडोस्कोपी, एंडोस्कोपी का मतलब होता है एक जीवित शरीर के अंदर जब हम अपारदर्शी डाई युक्त कैमरा प्रवेश कराते हैं, वो दो जगह से होता है, मुंह से और गुदा मार्ग से, ठीक। तो इसके बाद जैसे कि पेट के ऊपर का भाग है तो मुंह से प्रवेश कराते हैं उस डाई को। अगर किडनी या पेट के नीचे के भाग को जांच करना है तो हम गुदा मार्ग से प्रवेश कराते, ठीक। तो एंडोस्कोपी तो जो कैमरा होता है शरीर के अंदर संबंधित अंग जैसे लंग्स हो गया, हृदय हो गया, अंदर जाता है और उसकी संरचना और उसकी गतिविधियों का अध्ययन करता है, जिस करके और कंप्यूटर की स्क्रीन पर हमें दिखाता है। उस प्रक्रिया को हम एंडोस्कोपी कहते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो गया ऑप्शन सी एंडोस्कोपी होता है, ठीक। अब प्रश्न संख्या 10 है, चुंबकीय अनुनाद इमेजिन का प्रयोग किस अध्ययन में करते हैं? चुंबकीय अनुनाद इमेजिन यानी कि मैग्नेटिक रिसोनेंस इमेजिन यानी कि एमआरआई का प्रयोग कब करते हैं? देखिए, तो अगर हम हृदय की बात करें तो हृदय के अध्ययन के लिए हमने एंजियोग्राफी, एंडोस्कोपी का प्रयोग किया। पेशी अध्ययन अलग हो जाता है। फिर जब अगर हम मस्तिष्क और लिगामेंट दो चीज़ों की बात करें, दोनों के लिए एक ही मशीन का युक्त होता है, जिसको हम सीटी स्कैन मशीन के नाम से जानते हैं। जब हम सीटी स्कैन यानी कि मस्तिष्क का अध्ययन इसके अंतर्गत करते हैं तो लेकिन जब हम लिगामेंट यानी कि जो पेशी लिगामेंट होता है, जोड़ों का अध्ययन जब हम उसी मशीन सीटी स्कैन मशीन के माध्यम से करते हैं तो उस प्रक्रिया को हम एमआरआई, मैग्नेटिक रिसोनेंस इमेजिंग यानी चुंबकीय अनुनाद इमेजिंग के नाम से उसको जानते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी लिगामेंट्स हो गया। प्रश्न संख्या 11 है, मृत शरीर का विशेष उद्देश्य के साथ अंगों को निकालकर अध्ययन करना क्या कहलाता है? यानी कि जब हम शरीर मृत होता है उसके विशेष उद्देश्यों के साथ यानी कि चिकित्सीय उद्देश्य, चाहे अध्ययन उद्देश्य के माध्यम से, चाहे शिक्षण उद्देश्य के माध्यम से जब उस अंग को निकाल के अध्ययन करते हैं तो क्या कहलाता है? एनाटॉमी उसकी संरचना का अध्ययन करेंगे। कैडावर मृत शरीर को विच्छेदित करके अध्ययन करना कहला गया। एंडोस्कोपी जीवित शरीर के अंदर की संरचना क्रियाओं के बारे में अध्ययन करना कहलाता है। लेकिन जब इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन बी विच्छेदन की बात करते हैं तो विच्छेदन में जो होता है मृत शरीर जो होता है उसको काट के जैसे और उसके अंग जैसे कि अगर हमारा लीवर, किडनी, लंग्स, हृदय या मस्तिष्क का अध्ययन करना होता है शिक्षण के लिए, चिकित्सा के लिए या कोई रिसर्च के लिए, तो उस प्रक्रिया को हम विच्छेदन यानी कि कटिंग कटिंग नहीं कहेंगे, इसको विच्छेदन ही कहते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी विच्छेदन। बहुत लोग इसको कटिंग भी बोल रहे थे जो कि गलत होता है। अब प्रश्न संख्या 12 है, मैक्रो एनाटॉमी के अंतर्गत कितने अंगों का अध्ययन किया जाता है? इसको मैंने पहले के प्रश्नों में भी बताया कि मैक्रो एनाटॉमी के अंतर्गत कुल 11 अंगों का या तंत्रों का अध्ययन किया जाता है, जिसमें से 9 बृहद अंग होते हैं और 2 उप अंग होते हैं। जो बृहद अंग होते हैं जैसे कि हमारा तंत्रिका तंत्र, पेशीय तंत्र, श्वसन तंत्र,
कंकाल तंत्र, पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, लिम्फेटिक तंत्र, और दो होते हैं जैसे हमारे नाखून, बाल के तंत्र होते हैं, उनको उपत्वची अंग या तंत्र बोलते हैं। तो इस प्रकार कुल मिला के 11 तंत्रों या अंगों का अध्ययन हम मैक्रो एनाटॉमी के अंतर्गत करते हैं। तो फिर तो इस प्रकार ये टेस्ट पेपर ये का आंसर की यहीं पे ख़त्म होता है। फिर से आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि अगर हमारा प्रयास आप लोग को अच्छा लगता है तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियोज़ को लाइक करें, ताकि हम लोग को एक हौसला मिलता है और बेहतर वीडियोज़ बनाने का और अच्छे तरीके से काम करने का हम लोग को एक प्रेरणा मिलती है, हौसला मिलता है। तो आप लोग इस वीडियोज़ को ज़्यादा से लाइक करें और अपने फेसबुक पे, टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे शेयर करें और लोग अपने दोस्तों को बताएं इसके बारे में। और जो भी सलाह सुझाव हो आप लोग के द्वारा वो ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और जहाँ भी समस्याएं आती हैं उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, जिसको हम लोग सुलझाने का, समस्याओं को ख़त्म करने का पूरा प्रयास करेंगे। इसके लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।